नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स और यह जो करंट अफेयर्स का अंक है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो करंट अफेयर्स आज का है यानी 19 मार्च 2024 का। उसमें देखते हैं मादा चीता गामनी ने 5 नहीं 6 शावकों को दिया था जन्म। इसमें देखते हैं कोनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामनी की 6 शावक यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इसमें देखें तो मध्य प्रदेश के श्योरपुर में यानी जो यह कोनो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के श्योरपुर में है। तो मध्य प्रदेश के श्योरपुर में कोनो नेशनल पार्क में गामनी द्वारा जन्मे शावकों की खुशी एक सप्ताह बाद और बढ़ गई, क्योंकि गामनी द्वारा जन्मे शावक 5 नहीं बल्कि 6 हैं। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर सोमवार यानी 18 मार्च 2024 को फोटो व वीडियो साझा कर जानकारी दी। इसके साथ ही कोनो में मौजूद अफ्रीकी चीतों से ज़्यादा अब देश की धरती पर जन्मे शावक हो गए हैं। यानी अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे उनसे ज़्यादा जो है अब भारत की धरती पर जो शावक जन्मने की संख्या ज़्यादा हो गई है। शावकों की संख्या 14 हो गई है। इनमें 27 मार्च 2023 को ज्वाला चीता द्वारा जन्मे शावक की पहली वर्षगांठ कोनो पार्क प्रबंधन मनाएगा। परियोजना के तहत 2 चरण में 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से 13 जीवित हैं। यानी 13 जीवित हैं, 20 चीते लाए गए थे, इसमें 13 जीवित हैं और जो शावकों की संख्या जो है 14 यानी बढ़ गई है। उल्लेखनीय कि चीता गामनी ने 10 मार्च को शावकों को जन्म दिया था। पहले 4 शावकों के जन्म लेने की जानकारी सामने आई थी। दूसरे दिन एक और शावक दिखा था, जिसमें इनकी संख्या 5 मानी जा रही थी। अब इसमें देखें तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 शावकों को जन्म दिया था 27 मार्च 2023 को ज्वाला ने। इसमें से 23 मई को एक व 25 मई को 2 शावकों की मौत हो गई थी। 3 शावकों को मादा चीता आशा ने 3 जनवरी 2024 को जन्म दिया था। 4 शावक 22 जनवरी 2024 को ज्वाला ने जन्म दिया। 6 शावक 10 मार्च 2024 को गामनी चीता ने दिया था। तो ये जो अफ्रीका से लाए गए थे चीते, उनके नामकरण समय देखा। चीतों की वंश वृद्धि के दृष्टिगत श्योरपुर मंडल का पुनर्गठन किया गया है और इसमें केंद्रीय वन मंत्री ने एक्स पर साझा की जानकारी। 27 को मनाई जाएगी वर्षगांठ। 14 शावकों की संख्या हुई। 20 चीते लाए गए थे 2 चरणों में, जिनमें से अब 13 जीवित हैं। इसमें मौसम या क्लाइमेट चेंज संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो वर्ष 1970 से 2023 के दौरान 54 साल के हालात पर क्लाइमेट सेंटर का निष्कर्ष घटती सर्दी और बढ़ती गर्मी के बीच सिकुड़ रहा है बसंत। इसमें देखें इंपॉर्टेंट जानकारी यह है, लिखा है भरी गर्मी में बर्फ की चादर। भरी गर्मी में बर्फ की चादर। मार्च में लू के थपेड़ों के बीच सोमवार को छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों में ओलों की मार पड़ी। सरगुजा संभाग के गुरेला, पेंड्रा, मरवाही जिलों के साथ ही कोरबा में ओलों से सड़कों पर सफेदी की चादर बिछ गई। नो दुनिया। इसमें देखें उत्तर भारत में बदलाव की ओर इशारा, यानी इसमें देख सकते हैं। और ये बर्फबारी दिखाई गई, यहाँ पर देख सकते हैं इसको चित्र में भी। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर अब ऋतु चक्र पर ही पड़ने लगा है। देश में सर्दियों के तापमान में चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है। पूरे देश में सर्दियां पहले से गर्म हो रही हैं, लेकिन तापमान बढ़ने की दर में क्षेत्र और महीने के स्तर पर एक जैसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसी कारण उत्तर भारत में बसंत ऋतु के दिनों के यानी बसंत ऋतु जो अब वो घटने के संकेत मिल रहे हैं। इसके पीछे बसंत ऋतु की अवधि फरवरी अप्रैल के बीच तापमान में सामान्य से ज़्यादा बढ़ोतरी है। अमेरिकी संस्था क्लाइमेट सेंटर के शोधकर्ताओं का यह अध्ययन देश के सर्दियों के मौसम की असमान तापमान वृद्धि के रुझान को उजागर करता है। तो इसमें अगली जो महत्वपूर्ण खबर है यह है, यानी इसको भी देखें तो यह खगोलीय घटनाएं संबंधित है, अर्थात इसमें पृथ्वी की जानकारी के रूप में देखें तो खगोलीय घटना कल दिन और रात बराबर होंगे। कल मीन्स जो 22 मार्च 2024 है उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है। इसमें देखें तो यह है खगोलीय घटना स्वरूप 20 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। ये स्थिति सूर्य की विषुवत रेखा पर लंबवत होने से बनेगी। इस घटना को बसंत संपात कहते हैं। इस दिन से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के साथ दिन धीरे धीरे बड़े और रातें छोटी होने लगेंगी। सूर्य की किरणें की तीव्रता भी बढ़ेगी। यह क्रम 21 जून तक जारी रहेगा। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने नई दुनिया को बताया कि सायन गणना के अनुसार 20 मार्च को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन सूर्य की स्थिति भोग मेष राशि में 0°8 कला 25 विकला होगी। 20 मार्च को सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्रांति 0°8 कला उत्तर होगी। पूरी घटना को जीवाजी वेधशाला में शंकु यंत्र तथा नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी की इस घटना को हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है जो पूर्ण रूप से गोलाकार तो नहीं है, कुछ चक्री होती है। तो यह इसका बीचों बीच जो होगा 0 डिग्री अक्षांश होगा, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहेंगे। और इसे 23.5 डिग्री जो उत्तर की तरफ होगा इसको कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो का कर्क रेखा होगी। और नीचे जो साइड 23.5 डिग्री होगा इस भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से, वह मकर रेखा कहलाएगा। तो इसमें देखें जो संक्रांति होती है, यहाँ संक्रांति की स्थिति को ही हम देख रहे हैं। तो संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति का मतलब होता है सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। उत्तरायण है और दक्षिणायन है, इसकी सीमा जो होगी संक्रांति कहलाएगी।
इसके बाद देखते हैं जो यहाँ प्रासंगिक है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 23 सितंबर यानी इंपॉर्टेंट इसमें जो है उसको कवर करते हैं। तो 23 सितंबर को और 23 सितंबर को एवं 21 मार्च को, हालांकि 20 मार्च के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो 20 से 21 मार्च, 23 सितंबर और 20 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुवत, यानी 23 सितंबर को जो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं इसको हम कहते हैं शरद विषुवत, और जो 21 मार्च या 20 मार्च को जो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं अर्थात 12-12 घंटे के होते हैं उसे कहते हैं बसंत विषुवत। 21 मार्च या 20 मार्च को, इस बार 20 मार्च को ऐसी घटना है तो इसे कहेंगे बसंत विषुवत कहेंगे। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक होता है, यानी 23 सितंबर से पुनः जो सूर्य है वो दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, यानी जब यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में जो होता है दिन बड़ा होता है, जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है दक्षिण ध्रुव, इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। यानी सूर्य का जो दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करेंगे 23 मार्च से तो दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। और इस दौरान देखें तो उत्तरी गोलार्ध में चूंकि 20 मार्च या 21 मार्च के दिन और रात बराबर हो रहे हैं तो सूर्य जो होगा उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा रातें छोटी होंगी, और इसका उल्टा दक्षिण गोलार्ध में जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में जो होगा दिन छोटा हो जाएगा और रातें बड़ी हो जाएंगी। 2 संक्रांतियां और होती हैं उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं संक्षेप में। तो 2 संक्रांतियों में एक जो होता है आपका कर्क संक्रांति होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, यानी 21 जून को यह हमने लिखा है कर्क और मकर है, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे जो है मकर रेखा है। तो 21 जून को जो कि यूएनओ द्वारा भारत की पहल पर विश्व योगा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो 21 जून को देखें, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इससे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति देखें तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, ये 22 दिसंबर को होगा, यानी 6 महीने बाद जस्ट देखा जाए, यानी 6 महीने का अंतर इसमें होता है। तो देखें 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसमें कुछ और जानकारी को अपडेट करके देखते हैं। तो इस बार जो 25 मार्च है, 25 मार्च को होगा वो चंद्र ग्रहण लगेगा, और 8 अप्रैल को जो है इस सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ध्यान देना है, जो अमावस्या होती है उसको न्यू मून कहते हैं, पूर्णिमा जो होती है फुल मून होती है, और जो यानी जो चंद्र ग्रहण लगता है वो हमेशा पूर्णिमा को लगती है, और जो सूर्य ग्रहण लगता है वो हमेशा अमावस्या को लगती है। तो अमावस्या जो 8 अप्रैल को होगा और पूर्णिमा जो है वह आपका 25 मार्च को है। हालांकि ये दोनों ही भारत में नहीं दिखाई देंगे, न तो सूर्य ग्रहण और न तो चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। और इसमें जानकारी को कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में ऐड करते हैं। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान देना है कि नक्षत्र दिवस जो होता है उसमें ध्यान देखें। तो नक्षत्र दिवस जो होता है 23 घंटे वो 56 मिनट का होता है, इसको नक्षत्र दिवस कहते हैं। और सौर दिवस जो होता है, सौर दिवस की अवधि जो होती है पूरी 24 घंटे की होती है। सौर दिवस जो होगा पूरी 24 घंटे का, नक्षत्र दिवस जो होगा 23 घंटे वो 56 मिनट का होता है, यानी 24 घंटे में 4 मिनट कम होता है। और ध्यान देना है कि सूर्य की पृथ्वी से जो सर्वाधिक दूरी होती है, यानी सूर्य की पृथ्वी से जो सर्वाधिक दूरी होती है, इसको इस प्रकार से हम इंडिकेट कर लें, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी की जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं, और ये दूरी जो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, और ये 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है। और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहते हैं उपसौर कहते हैं, और उपसौर की दूरी जो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, और यह घटना 3 जनवरी को होती है। तो उसमें देखते हैं जो अगली महत्वपूर्ण खबर है उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो है यह अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वह है, यह आपका है भारत के तीसरे पायदान पर आने के बाद 2023 में कौन से देश सबसे अधिक प्रदूषित रहे, एग्जाम में पूछा जाता है, यानी यूपीपीएससी का यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। तो इसमें देखें भारत के तीसरे पायदान पर आने के बाद 2023 में कौन से सबसे प्रदूषित हैं। तो इसमें देखें एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक पिछले साल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा। 10 सबसे प्रदूषित देशों की सूची में तजाकिस्तान, बुर्किना फासो, इराक, यूएई, नेपाल, मिस्र और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हैं। 2023 में भारत का पीपीएम 2.5 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो WHO के मानक से 10 गुना अधिक है।
इसको यहाँ देख लेते हैं तो ये दिखाया गया है। पहले स्थान पर देखें तो पहले स्थान पर जो है बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर जो है पाकिस्तान है, तीसरे स्थान पर जो है वो इंडिया है, चौथे स्थान पर तजाकिस्तान, पाँचवें पर बुर्किना फासो, छठवें पर इराक, सातवें पर यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और आठवें पर नेपाल, नौवें पर इजिप्ट और 10वें पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, यानी 10 हैं। इसमें देखें तो भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल इसमें शामिल है। प्रदूषित देशों की श्रेणी में नेपाल भी शामिल है। नेपाल 8वें स्थान पर है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो है ही। पहले जो ये दोनों एक ही थे, यानी ये पाकिस्तान जो भारत से निकला है और बांग्लादेश भी भारत का अंग था। तो ये सारे, बल्कि पूर्व में देखें तो नेपाल भी भारत का ही अंग था। बहुत प्राचीन काल से देखें तो ये सारे ही भारत महाद्वीप के देश हैं, यानी टॉप 10 में हैं। तो था वो बांग्लादेश जो शीर्ष स्थान पर था। अब देखते हैं जो देश की राजधानी उसमें शीर्ष कौन सा है, तो वह भारत की राजधानी दिल्ली है। 2023 की सबसे प्रदूषित राजधानी सूची हुई जारी, शीर्ष पर दिल्ली है। इसमें देखें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दिल्ली 2023 में लगातार चौथे साल सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। लगातार चौथे 4 सालों से जो है सबसे प्रदूषित राजधानी जो है राजधानी के रूप में दिल्ली है, देश के रूप में बांग्लादेश है और देश के रूप में भारत तीसरे स्थान पर है। 5 सबसे अधिक प्रदूषित राजधानियों में ढाका बांग्लादेश, वागाडुगू बुर्किना फासो, यानी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मैचिंग कराने के लिए उस तरह से कि वागाडुगू किस देश की राजधानी है, तो बुर्किना फासो की है। इसके बाद दुशानबे जो तजाकिस्तान की राजधानी और बगदाद इराक का नाम है। वहीं 2023 में 10 सबसे प्रदूषित राजधानियों में अबूजा जो नाइजीरिया की राजधानी, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, हनोई वियतनाम की राजधानी, इस्लामाबाद पाकिस्तान और काहिरा मिस्र का नाम शामिल है। सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता है तो इसमें देखें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता वाले देश मॉरिशस है, यानी मॉरिशस जो पहले स्थान पर है और सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता मॉरिशस की है। सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता के मामले में शीर्ष 7 देशों में आइसलैंड भी शामिल है, ग्रेनेडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया और फिनलैंड शामिल है। इन सभी देशों में बीते साल PM 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन से कम दर्ज हुआ है। करंट अफेयर्स में देखते हैं, सॉरी तो इसमें यह है तीसरा विश्व युद्ध बस एक कदम दूर, फिर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पश्चिमी देशों को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की गंभीर चेतावनी। इसमें देखते हैं यूक्रेन में 22 ड्रोन और 7 मिसाइलों से किया हमला। इसमें अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ने किए हवाई हमले। यूक्रेन सीमा पर बफर जोन बनाने पर रूस कर रहा है विचार, बोले अमेरिका के चुनाव पर हंस रही दुनिया ट्रंप का उत्पीड़न। यानी इसमें देखें 6 वर्षों के लिए 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, यानी आज 19 है, यानी 18 मार्च 2024 को यह 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए और 2030 के लिए चुने गए हैं। और नए संवैधानिक प्रावधान के तहत ये जो है 2036 तक जो है ये रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं या चुने जा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने चेताया कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बस एक कदम दूर है। पुतिन की चेतावनी इसलिए महत्वपूर्ण और डराने वाली क्योंकि ये विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों वाले देश के सर्वशक्तिमान नेता हैं। विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध से जुड़ी यह चेतावनी उन्हें इसी महीने तीसरी बार दी है। उत्तर प्रदेश के 6 अयोग्य घोषित विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के योग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों को सोमवार को यानी 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इन नेताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि योग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका लंबित रहने तक विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने या वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा सकता है कि कहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कुलदीप सिंह पठानिया हैं, कार्यालय पर नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में याचिका पर जवाब देने को कहा है। मुंबई पर भारी न पड़ जाए कप्तानी विवाद, जो कि कप्तान नए कप्तान यहाँ पर हार्दिक पांड्या बनाए गए हैं। तो इसमें देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई इंडियंस के कप्तान जो हार्दिक पांड्या और कोच जो है मार्क बाउचर, ये चित्र में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है चूंकि 22 मार्च 2024 से जो 17वां IPL है वो शुरू होगा। तो इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एमबापे ने PSG के लिए दागा 250 गोल। इसमें इंपॉर्टेंट यह है दूध या पानी में कितना जहर, बताया कि 10 रुपये की चिप। इसमें देखते हैं हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तैयार हुई विशेष जांच किट, निजी कंपनी की मदद से जांच किट को बाजार में उतारने की तैयारी है। रसायनों की मात्रा बताना भी संभव इससे है। चिप तैयार करने में सिर्फ 10 रुपये की आई लागत। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि ये चिप कौन सी यूनिवर्सिटी बना रही है, तो उसको देखा ये जो है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो आगे इसमें देखें तो ये इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। 8 अप्रैल को जो होगा साल यानी 2024 का पहला सूर्य ग्रहण होगा, इसको आगे हम चर्चा कर चुके हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। तो इसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री ने की अरब सागर में भारतीय नौसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ। इसमें देखें तो अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका की पूछा जाता है अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है, तो यह लॉयड ऑस्टिन ने सोमवार 18 मार्च 2024 को अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और अरब सागर में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। इस पर विस्तृत जो रिपोर्ट है या जो करंट अफेयर कल के जो 18
मार्च 2024 को जो वीडियो अपलोड की गई थी करंट अफेयर्स उसमें विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। बकौल रिपोर्ट्स दोनों मंत्रियों ने 31 MQ-9B की सैन्य बिक्री की योजना और भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोड मैप को लागू करने के तरीकों साधनों पर भी चर्चा की। देखें तो $2 बिलियन के अपने मेकअप ब्रांड रेयर ब्यूटी को बेच रही हैं सेलेना गोमेज। रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिंगर सेलेना गोमेज ने अपनी कॉस्मेटिक कंपनी रेयर ब्यूटी में निवेश करने वाली या इसे खरीदने के लिए इच्छुक कंपनियों को प्रस्ताव लाने के लिए एडवाइजर्स नियुक्त किए हैं। द बिजनेस ऑफ फैशन ने रेयर ब्यूटी को $2 बिलियन के मूल्यांकन के साथ 2024 में विलय और ग्रहण के लिए सबसे अधिक मांग वाली कंपनी बताया था। और बढ़ाई प्रमुख ब्याज दरें इसमें देखें जापान के केंद्रीय बैंक ऑफ जापान ने मंगलवार में आज 19 मार्च 2024 को 17 वर्षों में पहली बार प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इस फैसले के साथ ही वहां नेगेटिव ब्याज दर की लंबे समय से चली आ रही पॉलिसी खत्म हो जाएगी। बैंक ऑफ जापान ने पॉलिसी मीटिंग में अल्पकालिक प्रमुख ब्याज दर को -0.1% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया। पहले जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव कर दी गई है। वोटों से जीता रूस का राष्ट्रपति चुनाव सोवियत संघ के टूटने के बाद सबसे बड़ी जीत है। सोवियत संघ का विघटन जैसा हम जानते हैं 1991 में हो गया था, तब से देखें तो ये सबसे बड़ी जीत है और 5 बार तो इन्होंने लगातार 5 बार जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देखें ये पांचवा कार्यकाल इस बार है 2024-2030 के लिए। व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति पद का चुनाव 87.8% वोटों से जीत लिया। पोलस्टर पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के मुताबिक ये जीत सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी राष्ट्रपति चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। 71 वर्षीय पुतिन अपने 6 साल कार्यकाल पूरा करने के साथ ही रूस के सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले नेता बन जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें देखते हैं तो सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को मिला बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने वाले बल्लेबाज सरफराज खान और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को बीसीसीआई ने 2023-24 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया है। सीरीज में 3 मैच खेलने के बाद दोनों को ग्रेड सी में जोड़ा गया है। सीरीज में सरफराज ने 200 रन और जुरेल ने 190 रन बनाए थे। यानी ग्रेड सी के जो खिलाड़ी जोड़े जाते हैं सालाना आमदन को उनको 1 करोड़ जो है सालाना रुपए की राशि दी जाती है। तो इन दोनों खिलाड़ियों को जोड़ा गया जो टेस्ट में डेब्यू दोनों ने किया था। यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले के बाद सालाना अनुबंध की सूची जारी की थी। तो उसमें ये बताया गया था जैसे ही ध्रुव जुरेल और सरफराज खान धर्मशाला में यानी हिमाचल प्रदेश में आखिरी 5वां टेस्ट मैच में अपने लगातार टेस्ट मैच खेलेंगे तो उनको ऑटोमेटिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों को ग्रेड सी में रखा जाए। सालाना 1 करोड़ रुपये की खिलाड़ी को सैलरी मिलती है और जैसा कि 5 मैचों की सीरीज को भारत ने 5-1 से जीत लिया था। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें देखते हैं तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई यानी तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वह तमिलिसाई सौंदरराजन हैं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। इसमें देखते हैं तो यह तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी और तेलंगाना के राज्यपाल थी। तो तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पुडुचेरी राजभवन ने इसकी पुष्टि की और सौंदरराजन ने सोमवार 18 मार्च 2024 को सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया। वहीं बीजेपी के टिकट पर तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में रैली की है। उत्तर कोरिया ने रूस को युद्ध सामग्री व सैन्य उपकरण से भरे 7,000 कंटेनर भेजे। दक्षिण कोरिया का ऐसा दावा है। दक्षिण कोरियन रक्षा मंत्री शिन ओन सिंह ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने पिछले 1 साल में रूस को युद्ध सामग्री और अन्य सैन्य उपकरण से भरे करीब 7,000 कंटेनर भेजे हैं। सिंह ने कहा कि यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस की बढ़त सुनिश्चित करने के लिए युद्ध सामग्री भेजी गई है। यानी दक्षिण कोरिया की जो रक्षा मंत्री कौन है? शिन ओन सिंह हैं। अगली महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर देखते हैं तो किंग चार्ल्स तृतीय की मौत की खबर फर्जी है। इसमें देखें यूक्रेन स्थित ब्रिटिश दूतावास ने सोमवार को रूसी मीडिया द्वारा की गई किंग चार्ल्स तृतीय की मौत के दावों पर स्पष्टीकरण जारी किया। दूतावास में एक्स पर लिखा, हम आपको बताना चाहते हैं किंग चार्ल्स तृतीय की मौत की खबर फर्जी है। गौरतलब है कुछ दिनों पहले बकिंघम पैलेस में बताया गया था किंग चार्ल्स तृतीय को कैंसर से पीड़ित हैं। आगे इसमें देखते हैं तो वीर सावरकर का रोल निभाने के लिए रणदीप हुड्डा ने घटाया 30 किलो वजन। तस्वीर हुई वायरल। इसमें देखें तो अभिनेता रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर फिल्म में वीर सावरकर किरदार निभाने के लिए 30 किलोग्राम वजन घटाया था। उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो गई। रणदीप ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर कर लिखा काला पानी। तस्वीर पर कई फैंस ने प्रतिक्रिया दी और एक लिखा मेरे रोंगटे खड़े हुए क्योंकि जो है इनको काले वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा दी गई थी। तो उसमें फिल्म में दिखाया गया तो इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।